हम्म। हम्म। गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। आज हम लोग बात करेंगे बीपीएससी में सेक्शन 1 की जो फर्स्ट यूनिट है, मूल अवधारणा या बेसिक प्रेमाइसिस, इसके कुछ क्वेश्चंस के ऊपर। दूसरे तरह से बात करें तो टेस्ट सीरीज का जो टेस्ट पेपर नंबर 1 है, बीपीएससी 67-68 टेस्ट सीरीज का जो टेस्ट पेपर नंबर 1 है, इसी मूल अवधारणा या बेसिक प्रेमाइसिस टॉपिक के ऊपर है। 12 प्रश्न जैसा कि बीपीएससी में पूछे जाते हैं। 12 प्रश्न हैं। सेक्शन ए में 6 प्रश्न और सेक्शन बी में 6 प्रश्न। पूरे 12 प्रश्न फर्स्ट यूनिट से जुड़े हुए हैं, मूल अवधारणाएं से। तो इन प्रश्नों पे बात करेंगे, क्या आंसर लिखना है इन प्रश्नों के, ताकि जो आपने पढ़ा है, फर्स्ट यूनिट हम लोग पढ़ चुके हैं, तो आपको अब यहाँ ये आइडिया लगे कि जो हमने पढ़ा है प्रश्न कैसे पूछा जाता है और कैसे फिर आपको आंसर लिखना है। इन 12 प्रश्नों पे चर्चा होगी। हम यहाँ एक स्टैंडर्ड लेके चलेंगे लगभग 600 शब्द का। 6 प्रश्न आपको हल करने होते हैं बीपीएससी में। 3 प्रश्न सेक्शन ए से और 3 सेक्शन बी से। प्रत्येक प्रश्न 50 नंबर का होता है। शब्द सीमा बीपीएससी में नहीं लिखी होती है कि आपको एक प्रश्न का आंसर कितने शब्दों में लिखना है, लेकिन एक स्टैंडर्ड देखें तो जनरली 3000 से 4000 शब्द लिखे जाते हैं 3 घंटे का, जब भी कोई आप रिटन एग्जाम देते हैं तो। और ये स्टैंडर्ड में आपको बात कर रहा हूं, अगर यूपीएससी को देखें तो मैं उसके अनुसार बात कर रहा हूं। यूपीएससी में आप देखेंगे तो जो जीएस के पेपर हैं, जहां शब्द सीमा लिखी होती है, 10 प्रश्न 150 शब्द के लिखने होते हैं, मतलब 1500 शब्द, और 10 प्रश्न 250 शब्द के लिखने होते हैं, मतलब 2500 शब्द। तो यूपीएससी आप देखेंगे जीएस के एक पेपर में, जो कि 3 घंटे स्टैंडर्ड समय यही होता है हर जगह रिटन एग्जाम में, तो 3 घंटे में 4000 शब्द लिखवाता है जीएस में। ऑप्शनल में थोड़ा हम कम भी मान लें तो 3200 से 3500 शब्द तो कम से कम हमें लिखने चाहिए एक मेंस में। वैसे तो 4000 लिखवा रहा यूपीएससी, जैसा मैंने बताया जीएस में लिखा होता है शब्द सीमा चूंकि। तो उसी अनुसार यहां एक स्टैंडर्ड हम लेके चलेंगे 600 शब्द का, मतलब 6 आंसर आप लिखेंगे तो लगभग 3600 शब्द। तो आप भी सहमत होंगे इस बात से कि उतना तो लगभग लिखना ही पड़ेगा हमें 3 घंटे के एक रिटन एग्जाम में, 3500-3600 शब्द। मतलब यहां बीपीएससी में आप स्टैंडर्ड लेके चल सकते हैं 550 से 650 शब्द। मतलब वो एक विंडो रहे आपके दिमाग में कि हमें एक आंसर में 550 से 650 के बीच में शब्द लिखने हैं। लगभग 3500 से 3800 शब्द एक एग्जाम में आप एक पेपर में आप लिखें। तो उसी के अकॉर्डिंग हम बात करेंगे। बिल्कुल उसी तरह से पेपर बनाया गया है जैसा बीपीएससी में पूछा जाता है। तो कुछ यहाँ जो शुरू में निर्देश होते हैं वो निर्देश देख रहे हैं आप जानते हैं वो निर्देश क्या है। मेन कि 3 प्रश्न आपको सेक्शन 1 से सॉल्व करने होते हैं और 3 प्रश्न सेक्शन बी से सॉल्व करने होते हैं। नंबर सबके बराबर हैं, मतलब 50-50 नंबर का ये प्रश्न होता है। तो देखिए सेक्शन ए और प्रश्न नंबर 1 दोनों मीडियम में प्रश्न है, हिंदी भी और इंग्लिश भी। चूंकि मैंने कहा बिल्कुल वही पैटर्न जैसा बीपीएससी में टेस्ट सीरीज, उसी पैटर्न पे हम करते हैं, तो उसी तरह से ये क्वेश्चन है।
और इन 12 प्रश्नों में आप देखेंगे कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो ऑलरेडी बीपीएससी में पूछे जा चुके हैं। पिछले 10-15 साल के आप बीपीएससी मेंस के पेपर उठाएंगे तो इस टेस्ट सीरीज में भी हम जानबूझ के कई प्रश्न ऐसे रखते हैं जो ऑलरेडी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। यूपी में भी उसी तरह से हम करते हैं, यूपीएससी में भी और बीपीएससी में भी। इसलिए ऐसा करते हैं कि जो प्रश्न पूछे गए हैं, एक तो उससे हमें स्टैंडर्ड पता लगता है कि भाई क्या स्टैंडर्ड एग्जाम का है, वही प्रश्न हम ले लें जो पूछे गए हैं। दूसरा, जो प्रश्न पूछे गए हैं, जो स्टूडेंट उस एग्जाम में शामिल हुए थे, उन्होंने क्या आंसर लिखा था और कितने नंबर मिले, हमें उसकी भी एक आइडिया होता है। तो थोड़ा सा एक ज्यादा सही आंसर भी हमें उन स्टूडेंट के अकॉर्डिंग भी पता रहता है जिन्होंने वो एग्जाम दिया है, अच्छे नंबर आए हैं, एग्जाम पास किया है। अब अभी आप देखेंगे परसों 2 दिन पहले 3 दिन पहले यूपी पीसीएस का रिजल्ट आया 2021 मेंस का। अब कई सारे लोग पास हुए यहाँ के। तो अब हमें पता है कि 2021 में उन्होंने कौन कौन से प्रश्न वहां लिखे हैं। एग्जाम पास हो गया, मार्कशीट आएगी, नंबर पता लगेंगे, हमें आंसर भी पता है कि उन्होंने उन प्रश्नों के आंसर कैसे लिखे हैं। और अगर अच्छे नंबर आए हैं मतलब हम माने कि उन्होंने जो आंसर लिखे वो सही लिखे थे, जैसे एग्जाम या एग्जामिनर की डिमांड थी वैसे आंसर लिखे थे, तो हम उसे एक मॉडल, एक आइडियल आंसर मान सकते हैं। तो पुराने प्रश्नों को सॉल्व करने का एक तो ये फायदा होता है। दूसरा और एक फायदा होता है कि कई बार प्रश्न रिपीट भी होते हैं, कई बार हूबहू रिपीट हो जाते हैं, कई बार थोड़ा शब्द चेंज करके रिपीट हो जाते हैं। जैसे अब ये 4 नंबर प्रश्न स्क्रीन पे देखेंगे, लोक और निजी के बीच में दूरियां घट रही हैं, समानताएं बढ़ रही हैं। बीपीएससी में कम से कम ये 3 या 4 बार पूछा जा चुका है प्रश्न, थोड़ा बहुत शब्दों का हेर फेर करके। तो ये एक फायदा मिल जाता है कि पुराने प्रश्न जैसे प्री में हम 10 ईयर सॉल्व करते हैं पुराना, वैसे मेंस में भी अगर 10 ईयर सॉल्व कर लें तो कई प्रश्न हो सकता है कि जो हम घर पे सॉल्व करके गए वैसे ही हमें एग्जाम में मिल जाए, जो रिपीट हो जाते हैं। तो वो फायदा भी होता है। तो कुछ प्रश्न इसमें ऐसे हैं जो पूछे जा चुके हैं ऑलरेडी, कुछ प्रश्न नए हैं जो पूछे जा सकते हैं। तो उसी तरह से हम डिजाइन करते हैं टेस्ट सीरीज के पेपर। उसी तरह से ये भी है। देखें, क्वेश्चन नंबर 1 स्क्रीन पे है। आप लोग अपने से भी सोच सकते हैं कि क्या आंसर लिखेंगे आप प्रश्नों के। हम सारा हर चीज पढ़ चुके हैं, चूंकि फर्स्ट यूनिट हमने पढ़ ली है तो हम ये सब कुछ हूबहू पढ़ चुके हैं। तो बहुत आसानी से आप पूरे 12 में से 12 प्रश्नों का बहुत अच्छा आंसर लिख सकते हैं। तो अपने से भी आप यहाँ क्वेश्चन देखें और दिमाग लगाएं कि क्या आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 1 है, लोक प्रशासन का क्षेत्र तथा इसकी पहचान एक शैक्षिक अध्ययन शास्त्र एवं क्रियाशील सरकार दोनों ही रूप में सदैव संवाद एवं विवाद के विषय रहे हैं। चर्चा कीजिए। द आइडेंटिटी एंड स्कोप ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बोथ एज एन एकेडमिक डिसिप्लिन एंड गवर्नमेंट इन ऑपरेशन have always been matters of continuing debate and controversy. Discuss. डिस्कस टेल वर्ड का मतलब हम जानते हैं, हमने पूरी एक क्लास इस पे पीछे आपसे चर्चा की है कि हाउ टू अंडरस्टैंड टेल वर्ड। तो डिस्कस का मतलब जो दिया गया कथन है उसे हमें आसान शब्दों में डिटेल व्याख्या उसकी कर देनी होती है। तो अब लगभग 550 से 600 शब्द में हमें ये बात डिटेल डिस्कस करनी है जो 2 लाइन में यहाँ स्टेटमेंट लिखा है। तो अगर आप यहाँ शब्दों पे ध्यान दें
तो एक तो यही मैंने बता दिया आपको कि डिस्कस या चर्चा, टेल वर्ड, इसका मतलब कि दिए गए कथन को वह सरल शब्दों में हमें व्याख्या डिटेल डिस्कस करना है। अब इसमें लोक प्रशासन का क्षेत्र, स्कोप और इसकी पहचान, आइडेंटिटी, मतलब एक तो स्कोप या क्षेत्र की बात पूछी जा रही है और दूसरा आइडेंटिटी या अध्ययन के विषय के रूप में जो लोक प्रशासन का विकास है वो पूछा जा रहा है। और आगे और क्लियर लिखा गया है, एक शैक्षिक अध्ययन शास्त्र, मतलब वही विषय के रूप में विकास और क्रियाशील सरकार, दोनों ही रूप। तो जैसा हम जानते हैं कि लोक प्रशासन दो भूमिकाओं वाला विषय है, वो एक कार्य या प्रक्रिया भी है, व्यावहारिक पक्ष देखिए क्रियाशील सरकार, और दूसरा वो एक अध्ययन का विषय भी है, वैचारिक या सैद्धांतिक पक्ष, शैक्षिक अध्ययन शास्त्र। दोनों रूपों में प्रश्न कह रहा है कि जो लोक प्रशासन के दो रूप या दो भूमिकाएं हैं, दोनों रूपों में लोक प्रशासन का जो विषय है, उसका जो क्षेत्र और पहचान है, वो हमेशा से संवाद और विवाद के विषय रहे हैं। डिबेट एंड कंट्रोवर्सी हमेशा रही है। तो देखिए, लोक प्रशासन के क्षेत्र में भी हमने बिल्कुल इसी तरह से देखा कि विवाद हुआ कि हम लोक प्रशासन विषय के अंतर्गत सरकार के किस अंग के कार्य को शामिल करें। किसी ने कहा केवल कार्यपालिका, तो संकुचित दृष्टिकोण, किसी ने कहा पोस्टकॉर्प, किसी ने कहा सरकार के तीनों अंग, तो व्यापक दृष्टिकोण, किसी ने कहा कि आधुनिक दृष्टिकोण जिसमें परिस्थिति परिवर्तन, किसी ने कहा लोक कल्याणकारी। तो यही है विवाद, डिबेट एंड कंट्रोवर्सी, कि हम लोक प्रशासन के क्षेत्र में किन बातों को शामिल करें और किन को शामिल नहीं करें। और आफ्टर एलपीजी हम देख रहे हैं कि अब उसमें गैर सरकारी संगठन, स्वयंसेवी संस्थाएं, इन सबको भी हमने लोक प्रशासन के क्षेत्र में शामिल किया। तो हमेशा से विवाद और संवाद, कंट्रोवर्सी और डिबेट। और उसी तरह से देखिए आप, तो जो लोक प्रशासन का अध्ययन के विषय के रूप में जन्म हुआ, तब से लेके आज तक उसका जो विकास हुआ, वो भी उसी तरह से देखिए विवाद, डिबेट और कंट्रोवर्सी का विषय रहा। प्रथम चरण में विल्सन ने राजनीति प्रशासन द्वैत भाव की संकल्पना दी, लोक प्रशासन को राजनीति के मूल्यों से अलग किया, और जो जो डेवलपमेंट हुआ वो हम देखते हैं कि विल्सन, फिर बाद में फ्रैंक गुडनाउ, टेलर, कई विद्वान जुड़े। द्वितीय चरण में जो विद्वान आए उन्होंने विल्सन की बातों को सपोर्ट किया, सर्वव्यापी नियम भी लेके आ गए। लेकिन जैसे ही तृतीय चरण में हमने प्रवेश किया, फिर देखिए विवाद शुरू हो गए। एल्टन मेयो ने कह दिया कि बिना मूल्यों के कुछ हो ही नहीं सकता, बर्नार्ड ने नियमों को कोई महत्व नहीं दिया, साइमन ने उनको कहावतें कहते हुए मजाक बना दिया। तो फिर देखिए यहां भी हमेशा विवाद चला ही है, पूरा डिबेट और कंट्रोवर्सी हुई है। तो बस यही प्रश्न की डिमांड है कि क्षेत्र और विकास, क्षेत्र से जुड़े जो दृष्टिकोण हैं, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, और विकास जो 6 चरणों में हुआ है, पहले चरण का जो विकास है, दूसरे चरण में कुछ चीजें जुड़ी उसमें, तीसरे में एकदम उनकी आलोचना शुरू हो गई, चौथे में फिर कुछ नए कॉन्सेप्ट आ गए, नवीन लोक प्रशासन, अंतर विषयक दृष्टिकोण या विकास प्रशासन, पांचवें चरण में फिर उनकी आलोचनाएं हो गई, लोक प्रशासन की प्रासंगिकता संदिग्ध हो गई, छठे चरण में उसका स्वरूप बदल गया एलपीजी के आने से। तो हमेशा से देखिए वो चल रहा है डिबेट, कंट्रोवर्सी,
कि लोक प्रशासन की भूमिका क्या हो, उसका स्वरूप क्या हो, किन बातों को हम लोक प्रशासन में शामिल करें, किन को शामिल नहीं करें। तो हमेशा से चूंकि एक नया विषय है और नया विषय है, अभी बनने की प्रक्रिया में है ये, तो जब नया नया कुछ हम बनाते या निर्माण करते हैं तो हर आदमी अपना एक आइडिया रखता है। घर बनाते हैं तो कोई कहता नहीं ऐसा नहीं वैसा बनेगा, कोई किसी और। तो जब बनने की प्रक्रिया होती है नया नया, तो 10 तरह के विचार आते हैं 10 लोगों के। कोई कह रहा वो जो शेर बने हैं संसद भवन में वो गुजरात के शेर हैं, कोई कह रहा कि नहीं कहीं और के शेर हैं। तो देखिए बनने की प्रक्रिया में तो होता ही है ये, एक बार चीजें बन जाती हैं, स्थापित हो जाती हैं, फिर सब धीरे धीरे उसे स्वीकार कर लेते हैं, विवाद धीरे धीरे खत्म होते जाते हैं। लेकिन जब जो बनने की प्रोसेस होती है, तो चूंकि अभी हमारा विषय मुश्किल से हम देख रहे हैं बहुत नया विषय है, 100-125 साल पुराना विषय है, तो अभी तो ये डेवलपमेंटल फेज में इसका विकास हो रहा है, चीजें इसमें जुड़ रही हैं, घट रही हैं, तो इसलिए विवाद भी हमेशा से अब तक है इस विषय में। तो बस यही प्रश्न की डिमांड है। तो अब आप बस 2 तरीके से इसका आंसर लिख सकते हैं। जब आंसर लिखना है तो 2 तरीके से इसका आंसर लिख सकते हैं आप। जो क्वेश्चन नंबर 1 है, सबसे पहले तो आप जैसा मैंने कहा अगर स्टैंडर्ड लेके चलें लगभग 600 शब्द, और 6 पैरा अगर फिर हम एक स्टैंडर्ड लेके चलें कि 6 पैरा में आप आंसर लिखते हैं। अगर 6 पैरा का एक स्टैंडर्ड लेके चलें, पहला पैरा लगभग 50-60 शब्द, जो कि भूमिका या प्रस्तावना, उसी तरह से लास्ट पैरा लगभग 50-60 शब्द, कंक्लूजन, और बीच के जो 4 पैरा हैं मेन बॉडी जिसे हमने कहा है, मैंने आपको ये भी बताया था हाउ टू डेवलप राइटिंग स्किल, काफी विस्तार से चर्चा की। कि कैसे एक अच्छा आंसर लिखें आप। तो जो मेन बॉडी होती है, 4 जो पैरा बीच के हैं वो मेन बॉडी, लगभग 100 से 125 शब्द प्रत्येक पैरा। जो फर्स्ट पैरा है उसमें आप बस भूमिका प्रस्तावना में यही दिखाएं एक लाइन में कि लोक प्रशासन क्या है और उसकी जो 2 भूमिकाएं हैं, विचार और व्यवहार, कि लोक प्रशासन एक कार्य या प्रक्रिया भी है और लोक प्रशासन एक अध्ययन का विषय भी है। दोनों जो लोक प्रशासन की भूमिकाएं हैं दोनों एक दूसरे से जुड़ी हैं, एक दूसरे की पूरक हैं, उसकी चर्चा कर लें। और तब फिर अब आप जो मेन बॉडी है इसे 2 तरह से लिख सकते हैं। एक तरीका है कि 2 पैरा में आप क्षेत्र डिस्कस कर लीजिए, जो क्षेत्र के दृष्टिकोण हैं वो डिस्कस कर दीजिए, और बाद के 2 पैरा में जो इसके विषय का विकास है उसके जो चरण हैं 6 उनको डिस्कस कर लीजिए। एक ये तरीका है। और या दूसरा तरीका है कि एक ही साथ डिस्कस कर दीजिए आप क्षेत्र और विकास,
तो पूरे 4 पैरा में इनको मिक्स एंड मर्ज करके भी आप डिस्कस कर सकते हैं। तो दोनों तरीके हैं आपके। भाई अलग डिस्कस करेंगे तो 2 पैरा में क्षेत्र लिखना है, 6-7 जो प्रमुख दृष्टिकोण जानते हैं वो लिखना है हमें। तो संकुचित दृष्टिकोण, फिर पोस्ट कॉर्ब दृष्टिकोण, फिर विषय वस्तु दृष्टिकोण, फिर व्यापक दृष्टिकोण, फिर आधुनिक दृष्टिकोण जिसमें पारिस्थितिक भी आ जाएगा, फिर लोक कल्याणकारी दृष्टिकोण, फिर आफ्टर एलपीजी, और बाद के 2 पैरा में विकास। तो प्रथम चरण से लेके 6ठे चरण तक उसका विकास। एक ये तरीका है आंसर लिखने का। और नहीं तो दूसरा तरीका क्या है कि चारों पैरा एक साथ लेके हम बढ़े आगे, क्षेत्र और विकास एक साथ। तो प्रथम चरण लिखें हम लोक प्रशासन के विकास का, और उसी में दिखाएं हम कि जो प्रथम चरण था ये मुख्यतः लोक प्रशासन के क्षेत्र के संकुचित दृष्टिकोण से जुड़ा था, जिसमें हमने केवल कार्यपालिका और क्रियान्वयन के अध्ययन पे ही फोकस किया था। तो आप एक साथ जोड़ते हुए भी दोनों को दिखा सकते हैं। द्वितीय चरण, और उसमें हम जानते हैं कि हेनरी फ्योल लूथर गुलिक विद्वान थे, पॉककॉक और पोस्कॉर। तो पोस्कॉर दृष्टिकोण क्षेत्र का है, देखिए तो दूसरा चरण भी हो जाएगा विकास का, और पोस्कॉर दृष्टिकोण भी आ जाएगा। तो आप एक साथ भी कर सकते हैं। तो उस तरह से आगे बढ़ जाइए आप कि 6 चरण डिस्कस कीजिए, उन्हीं से जुड़े हुए दृष्टिकोण हैं। प्रथम चरण में संकुचित दृष्टिकोण है, दूसरे में पोस्कॉर दृष्टिकोण है, तीसरे चौथे में फिर व्यापक दृष्टिकोण आ गया है, आधुनिक दृष्टिकोण आ गया, लगभग वो समकालीन है दृष्टिकोण, लोक कल्याणकारी दृष्टिकोण आ गया है, 6ठे चरण में एलपीजी आया है। तो आप उस तरह से दिखा सकते हैं। दोनों मर्जी आपकी कि अलग अलग दिखाएं आप, क्षेत्र अलग, विकास अलग, और या आप दोनों को जोड़ते हुए दिखाएं। वो जिसमें जिस आपको लग रहा है कि हम ज़्यादा कंफर्टेबल हैं उस तरीके से हमें क्षेत्र के दृष्टिकोण लिखने हैं इसमें, और जो लोक प्रशासन का 6 चरणों में विकास हुआ है वो लिखना है। और लास्ट में फिर बस कंक्लूड कर दें। तो कंक्लूड कर दें तो 50-60 शब्द में फिर दिखा दें कि हाँ इस प्रकार बात तो सही है कि चूंकि लोक प्रशासन एक नया, एक गतिशील विषय है, तो इसलिए अभी ये बनने की प्रक्रिया में होने की वजह से निरंतर विवाद रहा है कि किन बातों को हम लोक प्रशासन में शामिल करें और किन को शामिल नहीं करें। समय परिस्थिति के अकॉर्डिंग बदलाव हो रहे हैं, लेकिन अब धीरे धीरे लगभग इतना परिपक्व हो चुका है लोक प्रशासन कि हमें लगभग अब तय है कि क्या क्या इसमें शामिल करना है। सरकार, गैर सरकारी, स्वयंसेवी, बड़ी बड़ी निजी कंपनियां, अब जो आज की डेट में लोक प्रशासन का नया अर्थ है उसको दिखाते हुए आप कंक्लूड कर दीजिए इसको। तो इस तरीके से पहले प्रश्न का आंसर लिख सकते हैं आप लगभग 600 शब्द में। चलिए दूसरा प्रश्न देखें। दूसरा प्रश्न है, विकसित और विकासशील देशों में लोक प्रशासन की भूमिका का विश्लेषण करें। एनालाइज द रोल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज। एकदम आसान प्रश्न है ये, तो बिल्कुल BA MA टाइप बच्चों जैसा प्रश्न जिसे कहा जाए पूछा गया है। BPSC में तो कई प्रश्न इसी तरह से बड़े आसान होते हैं, कुछ प्रश्न थोड़ा सा BPSC UPSC के स्टैंडर्ड को फॉलो कर रहा है तो स्टैंडर्ड बढ़ भी रहा है प्रश्नों का, तो मिक्स है। तो देखिए बड़ा क्लियर लिखा है उसमें, सिलेबस का एक टॉपिक ही है पूरा, विकसित और विकासशील समाजों में लोक प्रशासन की भूमिका। वहीं से जुड़ा हुआ प्रश्न बिल्कुल वही प्रश्न है कि विकसित और विकासशील समाजों में लोक प्रशासन की भूमिका का हमें विश्लेषण करना है। तो हूबहू जो सिलेबस है, जिस तरीके से हमने पढ़ा है ये पूरा टॉपिक, विकसित और विकासशील समाजों में लोक प्रशासन की भूमिका, बस वही प्रश्न है।
तो देखिए आप इस प्रश्न का आंसर, तो मैंने कहा बहुत जरूरत यहां अब इस प्रश्न का आंसर बताने की मुझे बहुत जरूरत नहीं लग रही है। क्वेश्चन नंबर 2, विकसित और विकासशील समाजों में लोक प्रशासन की भूमिका। तो देखिए फिर पैरा नंबर जो फर्स्ट होगा आपका, फर्स्ट पैरा, भूमिका या प्रस्तावना, इंट्रोडक्शन। आप शुरू करें इकोलॉजिकल अप्रोच या पारिस्थितिक दृष्टिकोण से कि इकोलॉजिकल अप्रोच क्या है, प्रशासन और परिस्थिति के पारस्परिक प्रभावों का अध्ययन करना। और उसी इकोलॉजिकल अप्रोच के तहत ही हम विकसित और विकासशील देशों में लोक प्रशासन की अलग अलग भूमिका देखते हैं। तो भूमिका में आपको इकोलॉजिकल अप्रोच डिस्कस करते हुए दिखाना है कि उसी वजह से लोक प्रशासन की भूमिका में अंतर होता है विकसित और विकासशील। और तब उसके बाद फिर 4 पैरा जो आपके पास हैं, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ मेन बॉडी। अगेन फिर 2 तरीके से आंसर लिख सकते हैं आप। एक तरीका है कि 2 पैरा में विकसित देशों में आप उनकी परिस्थितियां, समस्याएं क्या हैं उनको दिखा दें और फिर उसमें लोक प्रशासन की भूमिका क्या है उसकी चर्चा कर लें। और उसी तरह से 2 पैरा में विकासशील। तो एक तो ये तरीका है आपके पास कि 2 पैरा में विकसित देश, उनकी परिस्थितियां, समस्याएं क्या, परिस्थिति दिखानी पड़ेगी पहले हमें, और तब वहां लोक प्रशासन का रोल क्या है, भूमिका क्या है वो। और उसी तरह से 2 पैरा विकासशील। तो हम बात कर रहे थे बिल्कुल इसी तरह से हमने पढ़ा है कि विकसित देशों ने तरक्की की है, विकास, आर्थिक स्थिति अच्छी है, तकनीकी विकास खूब हुआ है, लेकिन कई ऐसी समस्याएं हैं पर्यावरण की हों या साइबर क्राइम या और इस तरह की ई वेस्ट की समस्या। विकासशील देशों में अभी गरीबी, बेरोजगारी जैसी समस्याएं हैं। हम अभी जो अपनी एक बेसिक नीड्स हैं उन्हीं के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ पर्याप्त संसाधन नहीं हैं। तो हमारी परिस्थितियां, समस्याएं दूसरी हैं। तो हमारे यहाँ लोक प्रशासन की भूमिका भी मात्रात्मक ज़्यादा है, विकसित देशों में गुणात्मक ज़्यादा है। पूरा वो जो फिर हमने टॉपिक पढ़ा है तो बस उस तरह से फिर हम डिस्कस करें। तो एक ये तरीका है कि 2 पैरा अलग विकसित देश, 2 विकासशील। और नहीं तो दूसरा तरीका फिर वही है कि आप एक साथ इनको कंपैरेटिव भी डिस्कस कर सकते हैं। तो वैसी स्थिति में आप ऐसा भी कर सकते हैं कि 3 पैरा फिर रखें। 3 पैरा कंपैरेटिव ही डिस्कस करें आप, विकसित बनाम विकासशील, कि इनकी परिस्थितियों और समस्याओं में अंतर क्या है, और फिर लोक प्रशासन की भूमिका में अंतर क्या है। तो एक ये तरीका है कि आप एक ही साथ दोनों को कंपैरिजन करते हुए दिखा दें।
तो या अलग अलग लिख दें, 2 पैरा विकसित, 2 विकासशील, और या एक ही साथ इनको कंपैरिजन करते हुए दिखाएं आप। दोनों तरीके हैं, वो फिर जैसा आप कंफर्टेबल हैं। अगला जो 5th पैरा है, आप FW रिक्स की चर्चा करें। उसमें भी करेंगे, पहले वाले मॉडल में भी करेंगे, इसमें भी, वो तो दोनों जगह होगी। बिना रिक्स की चर्चा के आंसर पूरा नहीं होगा। तो फिर आप एक पैरा FW रिक्स की चर्चा करें, उनके प्रिज्मेटिक सोसाइटी मॉडल की चर्चा करें, दिखाएं कि कैसे रिक्स ने फिर विकसित और विकासशील देशों में लोक प्रशासन की भूमिका पर विस्तार से अपना सिद्धांत दिया है। कई सिद्धांत दिए रिक्स ने, एग्रेरिया इंडस्ट्रिया मॉडल, एग्रेरिया ट्रांजिसिया इंडस्ट्रिया मॉडल, प्रिज्मेटिक सोसाइटी मॉडल, कई मॉडल दिए रिक्स ने, जिसमें उन्होंने विकसित और विकासशील देशों में जो लोक प्रशासन की भूमिका में अंतर होता है उसी की चर्चा की। तो मैंने बताया भी था कि बिना रिक्स की चर्चा के कभी भी कंपैरेटिव स्टडी और इकोलॉजिकल अप्रोच के आंसर बिना रिक्स की चर्चा के कभी भी कंप्लीट नहीं होंगे। तो रिक्स की चर्चा करें, लास्ट में बस कंक्लूड कर दें, निष्कर्ष लिख दें कि इस तरह से चूंकि परिस्थितियां अलग अलग हैं तो लोक प्रशासन की भूमिका में हमें कुछ अंतर देखने को मिलते हैं। लेकिन अब आफ्टर एलपीजी हमने प्रयास किया है ऐसे सिद्धांत लाने का जो विकसित और विकासशील सभी तरह के समाजों में समान रूप से सफल हों। एलपीजी खुद है अपने आप में, गुड गवर्नेंस है, नवीन लोक प्रबंधन है, कई ऐसे कॉन्सेप्ट आए हैं जो विकसित हो, विकासशील हो, दोनों तरह के समाजों में समान रूप से लागू हो पा रहे हैं। तो इस तरह से आप कंक्लूड कर दें उसे, तो दूसरे प्रश्न का आंसर हो जाएगा ये। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है, लोक प्रशासन को परिभाषित कीजिए। लोक प्रशासन के विषय क्षेत्र एवं महत्व का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। डिफाइन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, critically examine the scope and significance of public administration। तो यहां देखिए आप, प्रश्न 2 पार्ट में बटा है। आधा पार्ट है प्रश्न का लोक प्रशासन को परिभाषित कीजिए, डिफाइन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, और फिर सेकेंड पार्ट है कि लोक प्रशासन के विषय क्षेत्र और महत्व का आलोचनात्मक परीक्षण, क्रिटिकली एग्जामिन। मतलब मैंने बताया है आपको टेल वर्ड वाली क्लास में, एग्जामिन मतलब पक्ष विपक्ष, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों, और जब क्रिटिकली हो तो नेगेटिव थोड़ा ज्यादा। तो विषय क्षेत्र और महत्व का क्रिटिकली एग्जामिन करना है। तो 2 पार्ट में प्रश्न है, प्रश्न पढ़ते जाएं। मैंने बताया था आपको राइटिंग स्किल डेवलप कैसे करें उस क्लास में, कि सबसे पहले तो आपको अंडरस्टैंड द क्वेश्चन या प्रश्न को समझना सबसे बड़ा काम यही होता है। यहां बीपीएससी में उतनी समस्या कई बार नहीं होती, कंपैरेटिवली प्रश्न आसान होते, थोड़ा क्लियर हमें दिख जाता है कि प्रश्न की डिमांड क्या है। फिर भी तो 2 पार्ट में प्रश्न है। फर्स्ट पार्ट डिफाइन द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और सेकेंड पार्ट क्रिटिकली एग्जामिन द स्कोप एंड सिग्निफिकेंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। आप अगेन अपने आंसर को भी इसी तरह से 2 पार्ट में डिवाइड करके लिख सकते हैं।
सबसे पहले वो तो रहेगा ही फर्स्ट पैरा भूमिका। आप ऐसा करें कि भूमिका और सेकंड पैरा यहां इनको एक साथ लेके चलें मतलब, और इसमें आप जो लोक प्रशासन की अर्थ पूछा गया है आपसे, उसकी परिभाषा पूछी गई है, उसको डिस्कस कर दें। लोक प्रशासन को परिभाषित कर दें आप 2 पैरा में। भूमिका से ही शुरू कर दें आप, उसमें लोक प्रशासन के अर्थ से ही शुरू करें भूमिका, तो वो काम हो जाएगा आपका। और उसको सेकंड पैरा तक बढ़ाएं आगे। तो आप यहां लोक प्रशासन का अर्थ या उसकी परिभाषा लिखेंगे। दोनों अर्थ लिखेंगे आप, परंपरागत भी लिखेंगे और आधुनिक भी लिखेंगे। ये विशेष रूप से ध्यान रखना है कि दोनों अर्थ लिखने हैं आपको। बिफोर एलपीजी जो लोक प्रशासन था, जनता के हित में किया गया सरकारी कार्यों का प्रशासन, और जो आज के समय में अर्थ है कि सरकारी नहीं बल्कि सार्वजनिक कार्यों का प्रशासन। तो दोनों लिखना है आपको। और एक बात और जो ध्यान रखना है, बीपीएससी में, ये यूपी में भी चलेगा, बीपीएससी में जो और एक ध्यान रखना है बात, कि यहां आपसे कुछ फैक्ट की भी अपेक्षा की जाती है। तो चूंकि डिफाइन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, तो आपको अपने शब्दों में तो लोक प्रशासन को डिफाइन करना ही है, लेकिन कम से कम 2-3 थिंकर्स के अकॉर्डिंग भी आपको लोक प्रशासन को डिफाइन करना है। तो 2-3 थिंकर की डेफिनेशन वो भी आपको यहां देना है, अदरवाइज बिहार में नंबर नहीं मिलेंगे अच्छे आपको, यूपी में भी नहीं मिलेंगे नंबर। यूपीएससी में जरूरत नहीं होती इस वाले पार्ट की। यूपीएससी में तो हमें अपने शब्दों में ही लिखना होती हैं बातें, लेकिन यूपी बिहार मतलब स्टेट सर्विस में वो हमसे अपेक्षा करते हैं कि हम अपने साथ साथ अपनी बात के सपोर्ट में कुछ बड़े बड़े विद्वानों के स्टेटमेंट को कोट करें, मतलब कुछ फैक्ट डालें उसमें। तो आपको वुडरो विल्सन, एल.डी. वाइट, जो भी कुछ 2-4 विद्वानों ने किस तरह से डिफाइन किया है लोक प्रशासन को, वो जरूर यहां डेफिनेशन लिखनी है। तो उसमें भी ऐसा करें कि 2 डेफिनेशन लिख दें आप जो संकुचित दृष्टिकोण वाली हैं, जिन्होंने केवल कार्यपालिका को शामिल करते हुए लोक प्रशासन को डिफाइन किया है। 1-2 डेफिनेशन ऐसी लिख दें जो व्यापक दृष्टिकोण वाली हैं, जिन्होंने पूरी सरकार को शामिल करने की बात की है। हमने हर तरह से देखिए पढ़ा था जब लोक प्रशासन का, तो दोनों तरह की डेफिनेशन, इवन कुछ हमने ऐसी डेफिनेशन भी बताई थी आपको कि एक ही विद्वान ने दोनों बातें कही हैं, संकुचित दृष्टिकोण भी और व्यापक दृष्टिकोण भी। एल.डी. वाइट और लूथर गोलेखों, कई ऐसे विद्वानों ने दोनों तरह की बातें कही हैं। तो आपको यहां कम से कम 2-3-4 डेफिनेशन लिखनी है अलग अलग विद्वानों के अनुसार कि उन्होंने कैसे डिफाइन किया है लोक प्रशासन को। तो ये फर्स्ट पार्ट हो जाएगा आंसर का। सेकेंड पार्ट है फिर सेकेंड पार्ट कि लोक प्रशासन के विषय क्षेत्र एवं महत्व का आलोचनात्मक परीक्षण। तो महत्व और विषय क्षेत्र 2 चीजें हैं, स्कोप एंड सिग्निफिकेंस। तो फिर आप आगे बढ़िए। 3 पैरा हैं आपके पास, 3rd, 4th, 5th। सो फिर वही तरीका है कि आप उसका जो स्कोप या क्षेत्र है उसको डिस्कस करें। 1-1.5 पैरा ले लें लगभग। जरूरी नहीं है कि 6 ही, वो 6 के 7 हो सकते हैं, वो तो एक स्टैंडर्ड मैंने कहा कि हमें एक लेके चलना पड़ेगा। तो आप
मतलब लगभग 3 पैरा, मतलब 100 से 150 125 शब्द बताए मैंने एक पैरा में, तो लगभग 350 शब्द है हमारे पास। तो 150 शब्द आप इस पे लिख दीजिए, 150 175 शब्द आप क्षेत्र लिख दीजिए। क्षेत्र से जुड़े हुए जो दृष्टिकोण है वो संकुचित दृष्टिकोण, पोषकर, व्यापक, और यहां देखिए आप प्रश्न में है क्रिटिकली एग्जामिन, तो आपको यहां पॉजिटिव नेगेटिव भी लिखना है। संकुचित दृष्टिकोण तो मैंने उसके फायदे भी बताए आपको कि क्षेत्र का निर्धारण आसान होगा, भटकाव नहीं होगा, दूसरे से टकराव नहीं होगा, लेकिन दिक्कत क्या है कि व्यवहार लागू करना इसे व्यावहारिक रूप में कठिन है, क्योंकि वास्तव में सरकार के तीनों अंगों को अलग अलग कर पाना संभव नहीं होता है। तो आपको यहां थोड़ा थोड़ा सा उनके पॉजिटिव नेगेटिव भी डिस्कस करते चलना है। तो क्षेत्र के दृष्टिकोण और फिर अगले जो 150 से 175 शब्द हैं आप उसमें महत्व लिख दीजिए। महत्व में फिर ध्यान रखें कि बिफोर एलपीजी क्या था वो भी, और आफ्टर एलपीजी क्या है वो भी, और बस कंक्लूड कर दीजिए। इस तरीके से आपका ये आंसर हो जाएगा। तो 3 बातें पूछी गई हैं प्रश्न में, अर्थ या परिभाषा, क्षेत्र, महत्व। तो 3 टॉपिक जो सिलेबस के हैं उनसे जुड़ा हुआ प्रश्न है। सो बस लगभग 200 शब्द में तीनों लिख दिए। 200 में अर्थ परिभाषाएं, अर्थ में दोनों पुराना नया, फिर लगभग 200 में क्षेत्र, सारे दृष्टिकोण उनके पॉजिटिव नेगेटिव, और अगले 200 में महत्व, महत्व में पुराना भी नया भी, और कंक्लूड कर दिया। तो 600-650 शब्द में आपका आंसर हो जाएगा। ये 600 200 शब्द में तीनों डिस्कस किए, लास्ट के 25-50 शब्द में बस कंक्लूड किया, हो गया 600-650 शब्द में आंसर। तो 3 नंबर प्रश्न हो गया। 4 नंबर देखिए, लोक तथा निजी प्रशासन को परिभाषित कीजिए। क्या आप सोचते हैं कि उदारीकरण, निजीकरण एवं वैश्वीकरण के युग में लोक तथा निजी संगठनों की दूरी शने शने मतलब धीरे धीरे लुप्त होती जा रही है? विवेचना कीजिए। डिफाइन public and private administrations. Do you think the gap between public and private organizations is gradually disappearing in the era of LPG? डिस्कस। तो डिस्कस का मतलब फिर आप जान रहे हैं, दिए गए कथन को ही डिटेल हमें बस लिखना होता है। तो अब देखें आप, ये लोक और निजी प्रशासन के ऊपर प्रश्न है। पूरे सिलेबस को हमने कवर करने की कोशिश की, सिलेबस के जितने टॉपिक हैं। तो अब ये लोक और निजी का प्रश्न है। फर्स्ट पार्ट में लिखा है कि दोनों को परिभाषित करना है, डिफाइन पब्लिक प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन, और सेकेंड पार्ट है एलपीजी के बाद इनके बीच की दूरी कम हो रही है या इनके बीच की जो समानता है वो बढ़ रही है। बहुत प्रिय प्रश्न है बीपीएससी का, जैसा हमने कहा कई बार पिछले 5-10 साल में आप देखें कई बार बीपीएससी इस प्रश्न को पूछ चुका है। सो फिर क्वेश्चन नंबर 4, फर्स्ट पैरा, प्रशासन क्या होता है दिखाएं। और उसी से जोड़ते हुए सेकेंड पैरा पे आ जाएं। सो लोक तथा निजी प्रशासन क्या होता है उसकी चर्चा कर लें।
विशिष्ट उद्देश्य की प्राप्ति के लिए किया गया सामूहिक प्रयास। प्रशासन, थोड़ा उसे डिफाइन करें कि प्रशासन क्या है। अगेन आप चाहें एक दो विद्वानों की डेफिनेशन लिख दें प्रशासन के बारे में, फिर दिखाएं, पैरा चेंज कर लें, सेकंड पैरा पे आ जाएं, दिखाएं कि जब उद्देश्य अलग अलग होते हैं तो हम प्रशासन को दो अलग अलग अंगों में विभाजित करते हैं, लोक प्रशासन, निजी प्रशासन। लोक प्रशासन क्या है, निजी प्रशासन क्या है, अब वो आप डिस्कस करें यहाँ। तो दो पैरा ये हो जाएंगे आपके, लगभग 150-200 शब्द। और तब उसके बाद फिर अगले 3 पैरा, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। एलपीजी के संदर्भ में कैसे लोक और निजी के अंतर कम हो रहे हैं या इनके बीच की समानताएं बढ़ रही हैं, उसकी चर्चा करना है। तो बहुत विस्तार से हमने पढ़ा और बताया आपको कि आपको वर्तमान उदाहरणों के साथ बताना है कि कैसे इनके बीच का अंतर घट रहा है या इनकी समानता बढ़ रही है। जैसे मैंने कहा कि परंपरागत तौर पे लोक प्रशासन में कार्यकुशलता कम थी, निजी में ज़्यादा। लेकिन जब एलपीजी की नीतियां आई, नवीन लोक प्रबंधन या न्यू पब्लिक मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट आया, 3E या 3E पर बल दिया गया, एफिशिएंसी, इकोनॉमी एंड इफेक्टिवनेस, और उसके माध्यम से अब लोक प्रशासन भी कार्यकुशलता पे बल दे रहा है, मतलब अंतर घट गया। मैंने बताया आपको कि लोक प्रशासन में योग्यता के साथ आरक्षण हमेशा से रहा, अब निजी क्षेत्र में भी देखिए आरक्षण की मांग हो रही है। उदाहरण कि झारखंड, हरियाणा, कई सारे राज्यों ने निजी नौकरियों में स्थानीय कोटा तय कर दिया है, तो एक तरह से निजी क्षेत्र में आरक्षण की शुरुआत है, दूरियां घट रही हैं। तो आपको ऐसे उदाहरण, वर्तमान उदाहरण देते हुए बताना है कि कैसे इनका अंतर कम हो रहा है, समानता बढ़ रही है, एमएनसीज का जमाना है, निजी का संगठन बड़ा हो रहा है, बहुत सारे फिर मैंने ऐसे आपको अंतर बताए और उनके कैसे वो अंतर घट रहे हैं वर्तमान समय में, उसकी चर्चा की है। तो वो और लास्ट बस कंक्लूड, छठा निष्कर्ष हो जाएगा। यहां इस प्रकार दोनों एक दूसरे के नज़दीक आ रहे हैं। थोड़ा ट्रिपल पी की भी चर्चा हो जाएगी। दोनों एक दूसरे के नज़दीक आ रहे हैं, अंतर घट रहा है, लेकिन फिर भी ये पूरी तरह से समान नहीं हो सकते हैं। क्यों, तो हम जानते हैं। तो इस तरह से कंक्लूड कर दें छठा चरण, छठे पैरा में आके। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 5, नवीन लोक प्रशासन 21वीं सदी में एक महत्वपूर्ण सैद्धांतिक आधार है। कथन को सत्यापित कीजिए। न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज एन इम्पॉर्टेंट थ्योरेटिकल फाउंडेशन इन 21st सेंचुरी, ऑथेंटिकेट द कमेंट। तो अब ये न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर प्रश्न है। प्रश्न आसान है। नवीन लोक प्रशासन 21वीं सदी का महत्वपूर्ण सैद्धांतिक आधार, मतलब ओवरऑल हमें नवीन लोक प्रशासन के बारे में जितना जानते हैं 600 शब्द में, उस सबको समेटना है। नवीन लोक प्रशासन के अर्थ से लेके उसकी कमियां, उसका कंट्रीब्यूशन, सब कुछ हमें डिस्कस करना है नवीन लोक प्रशासन से जुड़ा हुआ 600 शब्द में। तो आसान प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 5, नवीन लोक प्रशासन से जुड़ा हुआ प्रश्न। नवीन लोक प्रशासन का अर्थ लिखिए फर्स्ट पैरा में। नवीन लोक प्रशासन का उदय तथा
विकास लिखिए सेकेंड पैरा में। नवीन लोक प्रशासन में नवीन क्या था, तो उसके उद्देश्य लिखिए थर्ड पैरा में। उसकी विशेषताएं लिखिए फोर्थ पैरा में। उसका क्या कंट्रीब्यूशन था, फिफ्थ पैरा में। और उसकी कमियां दिखाते हुए द्वितीय मिन्नोब्रुक की चर्चा करते हुए छठे पैरा में कंक्लूड कर दीजिए उसे। सिद्ध हो जाएगा कि कैसे ये 21वीं सदी का एक नया डेवलपमेंट था थ्योरेटिकल। तो मेन बॉडी वही है, उद्देश्य, विशेषताएं और उसका कंट्रीब्यूशन या योगदान, जिससे हम ये सिद्ध कर देंगे कि कैसे एक नया थ्योरेटिकल डेवलपमेंट था ये लोक प्रशासन विषय के लिए। लेकिन कमियां थी उसमें कुछ, तो उनकी चर्चा करते हुए 1988 में द्वितीय मिन्नोब्रुक सम्मेलन हुआ, नवीन लोक प्रबंधन का कॉन्सेप्ट आया, बस ये डिस्कस दिखाते हुए कंक्लूड कर देना है। तो पूरा नवीन लोक प्रशासन को डिस्कस करना है इस प्रश्न में। आगे बढ़ें। 6 नंबर प्रश्न। 6 नंबर प्रश्न है, आज लोक प्रशासन केवल सरकार के दैनिक प्रशासनिक कार्य से ही संबंधित नहीं है, अपितु यह सामाजिक न्याय एवं सामाजिक परिवर्तन का उपकरण भी है। टिप्पणी करें। टुडे public administration is concerned not merely with the routine executive business of the government, it is also the instrument of social justice and social change. कमेंट। तो ये लोक प्रशासन की भूमिका, उसके महत्व से जुड़ा हुआ प्रश्न है और उसमें भी उसकी परिवर्तनशील भूमिका से जुड़ा हुआ प्रश्न है। मुख्यतः लोक कल्याणकारी राज्य वेलफेयर स्टेट के संदर्भ में लोक प्रशासन की भूमिका, उसका महत्व क्या है। देखिए, यह सामाजिक न्याय एवं सामाजिक परिवर्तन का उपकरण है, मतलब वेलफेयर स्टेट में लोक प्रशासन की सामाजिक आर्थिक न्याय और विकास में भूमिका। तो क्वेश्चन नंबर 6, लोक प्रशासन का महत्व और उसकी परिवर्तनशील भूमिका से जुड़ा हुआ है। प्रश्न कह रहा है कि अब लोक प्रशासन केवल दैनिक कार्यों तक ही सीमित नहीं है। दैनिक रूटीन कार्य मतलब ऑफिशियल जो काम है, डेटा एंट्री, फाइलों का मेंटेन करना या लोगों से टैक्स कलेक्ट करना, चोरी डकैती दंगा फसाद रोक देना, केवल लोक प्रशासन यही काम नहीं कर रहा, बल्कि वो लोगों के कल्याण और विकास के काम भी कर रहा है। तो जो भूमिका और परिवर्तनशील स्वरूप है वो दिखाना है आपको। मुख्यतः नियामकीय राज्य रेगुलेटरी स्टेट में बिफोर इंडिपेंडेंस लोक प्रशासन की भूमिका क्या थी।
और लोक कल्याणकारी राज्य के संदर्भ में आफ्टर इंडिपेंडेंस लोक प्रशासन की भूमिका क्या है, उसकी चर्चा करनी है आपको। कि लोक प्रशासन केवल राजस्व संग्रह, कानून व्यवस्था, नियामकीय कार्यों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि अब ये सबके विकास, सबके कल्याण की बात करता है। उसमें जो पिछड़े वर्ग हैं, एससी, एसटी, वंचित, उनके लिए विशेष प्रयास किए जाते हैं ताकि उन्हें समाज की मुख्य धारा में जोड़ा जा सके। तो सरकार जो वेलफेयर काम कर रही है, कुछ आप सरकार की वेलफेयर स्कीम्स की भी चर्चा कर सकते हैं। स्पेशली सामाजिक न्याय और परिवर्तन की बात हो रही है तो उज्ज्वला योजना, बालिका बचाओ, इस तरह की जो सोशल वेलफेयर एंड डेवलपमेंट से जुड़ी स्कीम्स हैं, अनुसूचित जाति जनजाति के कल्याण की, आप उन थोड़ा सा उन स्कीम्स का भी इसमें जिक्र करेंगे। क्योंकि मैंने बताया है आंसर केवल थ्योरेटिकल नहीं हो सकता, आंसर केवल व्यावहारिक नहीं हो सकता, हमें दोनों के बीच में संतुलन रखना होता। तो कैसे लोक प्रशासन जनता का कल्याण विकास कर रहा है, सामाजिक परिवर्तन कर रहा है, हमें थ्योरी के साथ साथ व्यवहार के कुछ सरकार की योजनाओं के नाम लिखने होंगे। और यहाँ आप चूंकि बिहार में आंसर लिख रहे हैं तो आप भारत सरकार की योजनाओं के साथ साथ कुछ बिहार सरकार की योजनाओं का भी जिक्र कर देंगे। एग्जामिनर खुश हो जाएगा और 5-7 नंबर जरूर आपको फालतू दे देगा। तो थोड़ा सा बिहार सरकार की योजनाओं का भी जिक्र कर दीजिए, स्पेशली महिलाओं, एससी, एसटी के कल्याण विकास के लिए जो सरकार प्रयास कर रही है। जीविका मिशन बिहार में चल रहा है, और जो आप देख रहे हैं आरक्षण दिया गया है महिलाओं को, एससी, एसटी के विकास, थोड़ा सा उसकी भी चर्चा उदाहरण के तौर पे बिहार की कुछ लिख देंगे। कोई भी एग्जामिनर होगा खुश होगा। 50 में से वैसे 30 नंबर मिल रहे होंगे, यहाँ आपको 35-36 नंबर तक मिल जाएंगे, 40 नंबर तक दे देगा वो आपको, जैसे ही बिहार का कुछ देख लेगा। तो हमें लोक प्रशासन की परिवर्तनशील भूमिका, मेन पूरी बॉडी वही है, 2 से लेके 5 जो 4 आपके पैरा होंगे। फर्स्ट पैरा में बस आपको ओवरऑल लोक प्रशासन का महत्व दिखाना है, उसकी भूमिका दिखानी है। और सेकेंड से 5th जो 4 पैरा हैं आपको दिखाना है कि स्वतंत्रता के पहले लोक प्रशासन के काम बहुत कम थे, केवल नियामकीय कार्य होते थे, लेकिन स्वतंत्रता के बाद काम बहुत बढ़ गए, लोक कल्याण। फिर उसकी चर्चा करना है आपको, सरकार की कुछ योजनाएं दिखा देनी है, थोड़ा सा यहाँ आपको विकास प्रशासन और नवीन लोक प्रशासन की भी चर्चा करनी है। हम देखते हैं कि ये दोनों संकल्पनाएं लोक कल्याणकारी राज्य के संदर्भ में आई संकल्पनाएं हैं। विकास प्रशासन विकासशील देशों के लिए आया और नवीन लोक प्रशासन विकसित देशों के लिए आया। इन्होंने भी सामाजिक आर्थिक न्याय, समानता, परिवर्तन की बातें की, तो थोड़ा सा इनकी भी चर्चा हमें करनी है उसमें, और लास्ट में कंक्लूड कर देना। तो इस तरीके से 6 नंबर प्रश्न हो जाएगा। आगे बढ़ें, सेक्शन बी, 7 नंबर प्रश्न, लोक प्रशासन की विद्या शाखा के विकास का 1970 के बाद के विकासों पर विशेष बल देते हुए वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द एवोल्यूशन ऑफ द डिसिप्लिन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन विद स्पेशल एम्फेसिस ऑन पोस्ट 1970 डेवलपमेंट्स। तो लोक प्रशासन के विकास से जुड़ा हुआ प्रश्न है, लेकिन देखिए आप क्या लिखा है कि 70 के बाद के विकासों पर विशेष बल। तो जो 70 के पहले का विकास है
उसकी चर्चा होगी संक्षिप्त। भाई प्रश्न शब्दों पे ध्यान दें। तो 70 के बाद के विकास पे विशेष बल देना है, मतलब उसके पहले के विकास पे कम बल देना है। तो 70 के पहले के विकास की चर्चा करनी है संक्षिप्त, और 70 के बाद के विकास की चर्चा करनी है बहुत डिटेल। तो लोक प्रशासन के विकास से जुड़ा हुआ प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 7, लोक प्रशासन के विकास से जुड़ा हुआ है। 1970 के पहले का जो विकास है संक्षिप्त चर्चा, और बाद का जो विकास है विस्तृत चर्चा। 70 से पहले मतलब आप देखिए तो कितने चरण हैं 70 से पहले? 4 चरण। पहला चरण था 1887 से 1926, 1887 से 1926। दूसरा था 27 से 37, 27 से 37। तीसरा 38 से 47, और चौथा 48 से 70। तो 70 लिखा है इसीलिए, मतलब 4 चरण 70 के पहले के हैं, और 5वां और 6ठा 70 के बाद। तो 4 चरणों की संक्षिप्त चर्चा करनी है आपको, और बाद के जो 2 चरण हैं 5 और 6, इनकी डिटेल चर्चा करनी है आपको। तो बस शुरू के 2 पैरा लीजिए आप, फर्स्ट पैरा और सेकेंड पैरा, इनमें 4 चरणों की चर्चा कर लीजिए। भूमिका से ही बस शुरू कीजिए कि लोक प्रशासन 1887 में वुडरो विल्सन के प्रयास से पैदा हुआ, वहीं से एकदम वही भूमिका वही हो जाएगी, बस शुरुआत वहीं से करें। तो 2 पैरा में दिखा दें आप 4 चरण 1970 तक का विकास, और फिर 3, 4, 5 ये 3 पैरा पूरा दें केवल 2 चरणों पे, 5वां और 6ठा इनको डिटेल डिस्कस करें। 5वां चरण नवीन लोक प्रशासन ने कैसे द्वैत भाव को खारिज किया, और जो 5वें चरण की बातें हमने पढ़ी वो, और 6ठा चरण पूरा एलपीजी का प्रभाव वो दिखाएं, और लास्ट में कंक्लूड करें कि लोक प्रशासन गतिशील विषय है, निरंतर विकास हो रहा है। और 2008 में तृतीय मिन्नोब्रुक सम्मेलन हुआ है, आप ये सब दिखाते हुए कंक्लूड कर दें उसे। तो इस तरह से 7 नंबर प्रश्न हो जाएगा। 8 नंबर प्रश्न देखिए आप, थोड़ा सा अंतर है, जानबूझ के मैंने दिया है। 8 नहीं है, वो 10 पे है, लेकिन आप देखेंगे, चलिए पहले 8, 9 करें तब आएंगे उस पे। 8 नंबर प्रश्न देखें। अब हम बहुत से प्रशासनिक विज्ञानों के सम्मुख ना होकर केवल एक के हैं, जो लोक तथा निजी मामलों में समान रूप से लागू किया जा सकता है। उर्विक, व्याख्या कीजिए। वी आर नो लॉन्गर confronted with several administrative sciences, but with one which can be applied equally well to public and to private affairs. उर्विक, एक्सप्लेन। तो लिंडल उर्विक एक लाइन में, बस अभी 2 लाइन में हमने चर्चा की, वो बताया कि आगे थिंकर्स में हम डिटेल पढ़ेंगे इन्हें। लोक प्रशासन के विकास के 2य चरण से जुड़े हुए विद्वान हेनरी फ्योल, लूथर गुलिक, लिंडल उर्विक।
लिंडल उर्विक का स्टेटमेंट है। शब्दों पे ध्यान दें आप। अब हम बहुत से प्रशासनिक विज्ञानों के सम्मुख नहीं है, बल्कि एक के जो लोक निजी में समान रूप से लागू, मतलब लोक प्रशासन के विकास के द्वितीय चरण की बात हो रही है, जब प्रशासन के सर्वव्यापी नियम आए थे, पोस्क और पॉककॉक दृष्टिकोण आए थे, लोक और निजी प्रशासन को एक मान लिया गया था और विज्ञान की संज्ञा दी गई थी। देखिए सारी वही बातें लिखी हैं कि नहीं। प्रशासन को विज्ञान की संज्ञा, प्रशासन एक, सर्वव्यापी नियम जो लोक और निजी में समान रूप से लागू होंगे। देखिए पूरी वही बातें। तो लोक प्रशासन के विकास का द्वितीय चरण, लोक और निजी की समानता। तो आपको अब यहां जो आंसर लिखना है, क्वेश्चन नंबर 8, लिंडल उर्विक जो कि ब्रिटिश बिजनेस पर्सन थे, उनका स्टेटमेंट है, जुड़ा है लोक प्रशासन के विकास के द्वितीय चरण से और लोक तथा निजी की समानताओं तथा प्रशासन के विज्ञान से। यही कीवर्ड हैं स्टेटमेंट के और यही आपके आंसर की मेन बॉडी के पार्ट है कि आपको फर्स्ट पैरा में बस दिखाना है कि लोक प्रशासन क्या है, उसका अर्थ, और कैसे 1887 में उसका जन्म हुआ है। तो फर्स्ट पैरा में ये दिखा देना है और सेकेंड पैरा पे आ जाना है आपको, वही लोक प्रशासन के विकास का द्वितीय चरण। ये एक ही साथ चलेगा, सेकेंड से लेके फिफ्थ, चारों ये एक ही साथ चलेगा। यही जो 3 बातें आप देख रहे हैं कीवर्ड के रूप में मेन बॉडी, तो 2 से लेके 5 तक बस यही बातें डिस्कस करनी है हमें। लोक प्रशासन के विकास का द्वितीय चरण, सर्वव्यापी नियम, लोक और निजी की समानताएं, क्या क्या समानताएं हैं आपको वो सब यहाँ समानताएं दिखानी है। नियम, पोस्कॉर, पॉककॉक और प्लस लिंडल उर्विक का योगदान, वो सब। अन्य समानताएं भी क्या हैं लोक निजी में, वो दिखाना है। प्रशासन को विज्ञान की संज्ञा कैसे मिली, विज्ञान होने की जरूरी बातें क्या होती हैं, वो आपको दिखाना है। सर्वव्यापी नियम, मूल्यों का परित्याग, व्यवहार का पूर्वानुमान, द्वितीय चरण में हमने प्रयास किया था इन सब का, इसीलिए प्रशासन को विज्ञान की संज्ञा मिली थी। वो सब बातें दिखाना है और कंक्लूड कर देना है। तो मुख्यतः हमें फोकस रखना है लोक प्रशासन के विकास के द्वितीय चरण पे, लोक निजी की समानताओं और प्रशासन की विज्ञान की संज्ञा के ऊपर। और चूंकि उर्विक का स्टेटमेंट है तो उर्विक के कंट्रीब्यूशन के साथ हमें ये बातें लिखनी है और कंक्लूड कर देना है। तो 8 नंबर प्रश्न हो जाएगा। 9 देखिए, लोक प्रशासन का वर्तमान समय में क्या महत्व है। विकसित व विकासशील समाज के आर्थिक व सामाजिक विकास में लोक प्रशासन की भूमिका का उल्लेख कीजिए। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन प्रेजेंट टाइम्स। डिस्कस द रोल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट इन डेवलप्ड एंड डेवलपिंग सोसाइटीज। तो 2 पार्ट हैं प्रश्न के। क्वेश्चन नंबर 9, 2 पार्ट हैं।
पार्ट 1 है लोक प्रशासन का महत्व, स्पेशली लिखा है प्रश्न में वर्तमान समय में। लगभग 300 शब्द आपको इसके ऊपर लिखने हैं। और सेकेंड पार्ट है विकसित और विकासशील समाजों में लोक प्रशासन की भूमिका, और उसमें भी स्पेशली सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सामाजिक आर्थिक विकास में भूमिका। लगभग 300 शब्द आपको इस पे लिखना है। तो वर्तमान समय मतलब 21वीं सदी, 80-90 का दशक, जब उदारीकरण निजीकरण की नीतियां आई, हमने रोल बैक ऑफ द स्टेट पे बल दिया, सरकार की भूमिका में कटौती और निजी कंपनियों की भूमिका को प्रोत्साहित किया गया। तब महत्व क्या है लोक प्रशासन का? तो हमें वर्तमान समय में लोक प्रशासन के महत्व की चर्चा करनी है। और सेकेंड पार्ट देख ही रहे हैं कि विकसित और विकासशील समाजों में भूमिका, इकोलॉजिकल अप्रोच दिखाते हुए विकसित विकासशील में भूमिका क्या है लोक प्रशासन की, स्पेशली सामाजिक आर्थिक परिवर्तन और विकास के संदर्भ में उसकी चर्चा कर लेनी है। तो इस तरह से 2 पार्ट हैं प्रश्न के, लगभग आधा आधा दोनों पे आपको लिखना है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 10। 20वीं सदी में लोक प्रशासन के विषय में हुई समृद्धि में प्रमुख भूमि चिन्हों का विवरण प्रस्तुत कीजिए। 21वीं सदी के पहले दशक में उसकी समृद्धि की संभव प्रवृत्तियां क्या हैं? गिव एन अकाउंट ऑफ मेजर लैंडमार्क्स in the growth of the discipline of public administration in the 20th century. What are the possible trends in its growth in the first decade of 21st century? फिर लोक प्रशासन के विकास से जुड़ा प्रश्न है, लेकिन 7 नंबर प्रश्न से अलग है। 7 नंबर प्रश्न था कि 1970 के बाद के विकासों पर विशेष बल। और इस प्रश्न में देखिए आप 2 पार्ट हैं प्रश्न के। फर्स्ट पार्ट 20वीं सदी में लोक प्रशासन विषय के समृद्धि के भूमि चिन्ह, मतलब वही विकास 20वीं सदी, और सेकेंड पार्ट 21वीं सदी। तो फिर जो आप आंसर लिखेंगे दो पार्ट। फर्स्ट पार्ट है 20वीं सदी में लोक प्रशासन विषय का विकास, लगभग 300 शब्द लिखेंगे आप। और सेकेंड पार्ट है 21वीं सदी, लगभग 300 शब्द इस पे लिखेंगे आप। 20वीं सदी मतलब लोक प्रशासन के विकास के 5 चरण, 1887 से लेके 1990 तक, जो लोक प्रशासन के विकास के 5 चरण, लगभग 300 शब्द में आपको उन 5 की चर्चा करनी है।
1887 वुडरो विल्सन के राजनीति प्रशासन द्वैत भाव से शुरू करें और बस 5 चरण लगभग 300 शब्द में आप दिखाते हैं और बाद के 300 शब्द में अकेला आपको चर्चा करनी है लोक प्रशासन के विकास का 6ठा चरण, मतलब एलपीजी का प्रभाव, उसकी चुनौतियां, इन सब बातों की कंक्लूड कर दे। तो वो जो पहले वाला प्रश्न था उसमें था 1970 के बाद के विकासों पर विशेष पर 4 चरण संक्षिप्त लिखने थे, 5वां 6ठा डिटेल करना था। ये है 20वीं सदी का अलग, 21वीं का अलग। 5 चरण संक्षिप्त लिखने हैं, केवल 6ठे को बहुत डिटेल लिखना है। 5 चरण 300 में और अकेला 6ठा 300 में। तो 6ठे को बहुत डिटेल लिखना है, बाकी जो शुरू के 5 हैं वो संक्षिप्त हो, कंक्लूड कर देना है। तो ये 10 नंबर प्रश्न हो जाएगा। 11 देखिए, प्रशासन की पारिस्थितिकी के अर्थ की विवेचना कीजिए। प्रशासन की पारिस्थितिकी किस प्रकार विकासशील अर्थव्यवस्था को प्रभावित करती है? डिस्कस द मीनिंग ऑफ इकोलॉजी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। हाउ डज द इकोलॉजी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन अफेक्ट द डेवलपिंग इकोनॉमी? तो फिर 2 पार्ट हैं प्रश्न के। अब ये प्रशासन की पारिस्थितिकी जैसा दिख रहा है आपको, इकोलॉजी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन सिलेबस का एक टॉपिक है पूरा, उससे जुड़ा हुआ प्रश्न है। प्रशासन की पारिस्थितिकी 2 पार्ट प्रश्न के। फर्स्ट पार्ट है प्रशासन की पारिस्थितिकी, लगभग 300 शब्द, और सेकेंड पार्ट है कि विकासशील देशों पर प्रभाव, लगभग 300 शब्द। सो फर्स्ट पार्ट में पारिस्थितिक दृष्टिकोण से शुरू कीजिए आंसर। और प्रशासन की परिस्थिति में क्या क्या बात शामिल है, सो थोड़ा थोड़ा उन सबको डिस्कस कीजिए। राजनीतिक परिस्थिति, सामाजिक सांस्कृतिक परिस्थिति, आर्थिक, संवैधानिक, ये सब परिस्थितियां डिस्कस कीजिए। कैसे ये प्रशासन को प्रभावित करती, थोड़ा वो डिस्कस कीजिए। और सेकेंड पार्ट में स्पेशली फिर पूछा गया है कि परिस्थितियां विकासशील देशों की अर्थव्यवस्था को कैसे प्रभावित करती है। तो अब इसको डिस्कस, जैसे मैंने बताया आप कि हमारे यहाँ बहुत प्रतिस्पर्धी राजनीति है, मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी है, चुनाव जीतना है। तो हम लोगों के यहाँ आजकल क्या कल्चर चल रहा है, मुफ्तखोरी की राजनीति। बिजली फ्री देंगे, पानी फ्री देंगे, सड़क फ्री देंगे, मेट्रो फ्री देंगे, ये फ्री, वो फ्री। परिणाम क्या, हम बात कर रहे थे कि रिजर्व बैंक की रिपोर्ट 20 राज्यों से ऊपर इतनी बुरी स्थिति अर्थव्यवस्था की कि श्रीलंका जैसे हालात ना हो जाएं। राज्यों का
जो जीडीपी है 60% से ज़्यादा जीडीपी केवल खर्च होता है सैलरी, पेंशन और मुफ्तखोरी की राजनीति के ऊपर, या उससे ज़्यादा। बचे हुए 40% में आपको पूरा सिस्टम चलाना है, उसमें दुनिया भर का शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार सब करना है। 60% से ज़्यादा तो खर्च हो रहा है केवल सैलरी, पेंशन और मुफ्तखोरी के ऊपर। तो राजनीतिक परिस्थिति कैसे प्रभावित कर रही है अर्थव्यवस्था को, उसी तरह से बाकी परिस्थितियां कैसे प्रभावित कर रही हैं, तो हमें उसकी चर्चा कर लें, कंक्लूड करते हैं। तो 11 नंबर प्रश्न हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 जनरली इसी तरह से पूछा जाता है बीपीएससी में। उसके 2 पार्ट हो जाते हैं, ए बी टिप्पणी 300 शब्द के लिए। तो निम्नलिखित पर टिप्पणियां लिखिए। तो राइट नोट्स ऑन द फॉलोइंग। पहला है लोक प्रशासन एक कला और विज्ञान, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज एन आर्ट एंड अ साइंस। और दूसरा है राजनीति प्रशासन द्वैत भाव, पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन डाइकोटोमी। तो बड़ा आसान देख रहे हैं आप कि जो 2 प्रश्न हैं, मतलब क्वेश्चन नंबर 12 ए और बी, तो 300 शब्द लगभग ए वाले पे लिखना है, लगभग उतने ही शब्द बी वाले पे लिखना है। ए में है लोक प्रशासन कला और विज्ञान। तो देखिए हूबहू पूरा एक टॉपिक जो सिलेबस में और उसी तरह से हमने पढ़ा है। लोक प्रशासन की 2 भूमिकाएं, व्यवहार, विचार। व्यवहार में है कला, विचार में है विज्ञान। विज्ञान में भी भौतिक विज्ञान ना होके सामाजिक विज्ञान, उनके पक्ष में भी तर्क, उनके विपक्ष में भी तर्क। तो बस वही करना है आप। लोक प्रशासन कला कैसे, उसके पक्ष में तर्क कई सारे हमने देखे। लोक प्रशासन विज्ञान कैसे, उसके पक्ष में भी तर्क देखे, विपक्ष में भी तर्क देखे और कंक्लूड किया। बस बिल्कुल वही आपको करना है कि आप डिस्कस कीजिए लोक प्रशासन कला कैसे है, डिस्कस कीजिए लोक प्रशासन विज्ञान कैसे है, उसका पक्ष क्या है, उसका विपक्ष क्या है, और लास्ट में निष्कर्ष लिख दीजिए। लगभग 300 शब्द में आपको ये काम करना है। और दूसरा पार्ट है वुडरो विल्सन का राजनीति प्रशासन द्वैतभाव। तो 1887 1887 वुडरो विल्सन की चर्चा करें। उनका लेख द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन या प्रशासन का अध्ययन, जिसमें विल्सन ने ये कॉन्सेप्ट दिया। क्या था कॉन्सेप्ट, डिटेल डिस्कस करें। राजनीति का काम नीति का निर्माण, प्राथमिकता मूल्यों को, प्रशासन का काम क्रियान्वयन, प्राथमिकता तथ्यों को, मूल्य क्या है, तथ्य क्या है, वो सब डिस्कस करें। लेकिन यहां देखिए आपकी केवल इतना लिखा है राजनीति प्रशासन द्वैतभाव। मतलब इससे जुड़ी जितनी बातें वो सब आनी चाहिए आपके आंसर में। लिखा है लोक प्रशासन कला और विज्ञान, ये नहीं लिखा विज्ञान है या नहीं, बस लोक प्रशासन कला या विज्ञान। मतलब आपको यह भी दिखाना पड़ेगा कि विज्ञान, और यह भी दिखाना पड़ेगा कि विज्ञान नहीं है, और तब कंक्लूड करना पड़ेगा। तो एक तरह से भाई सिलेबस का टॉपिक लिख दिया उन्होंने, राजनीति प्रशासन द्वैतभाव। आगे कुछ नहीं लिखा कि टिप्पणी या कमेंट। ऊपर लिखा है कि राइट नोट्स, टिप्पणी हिंदी में टिप्पणी है, अंग्रेजी में नोट्स वर्ड लिखा है। नोट्स हिंदी में लेख कहते हैं, और हिंदी में लिखा है टिप्पणी कमेंट। टिप्पणी का कमेंट होता है अंग्रेजी, हिंदी में लिखा है टिप्पणी, अंग्रेजी में लिखा है नोट। नोट मतलब जो आप अपना नोट्स बनाते हो। तो सारे एंगल
उसमें क्यों नहीं लिखते उस टॉपिक के? तो राजनीति प्रशासन द्वैत भाव क्या है ये भी दिखाना पड़ेगा, उसका पक्ष। लेकिन फिर हमने देखा कि जब नवीन लोक प्रशासन आया प्रथम विन्नोबुरुक सम्मेलन से, उसने द्वैत भाव को खारिज कर दिया। क्यों खारिज किया? तो द्वैत भाव का विपक्ष, और तब कंक्लूड करेंगे। तो हमें वुडरो विल्सन की चर्चा करना है, द्वैत भाव क्या है, क्यों, उसका पक्ष वो दिखाना है। लेकिन फिर हमें पैरा चेंज करके 1962 प्रथम विन्नोबुरुक सम्मेलन, नवीन लोक प्रशासन, द्वैत भाव को खारिज किया गया। क्यों खारिज किया गया, क्यों राजनीति प्रशासन के संबंध हैं, निर्भरता है, वो दिखाना है। प्रशासन की कैसे नीति निर्माण में भूमिका होती है वो दिखाना है, और तब कंक्लूड करना है। तो इस तरीके से देखिए, ये 12 प्रश्न फर्स्ट यूनिट से जुड़े हुए, हूबहू सब कुछ हमने पढ़ा है। पूरे 12 में से 12 बहुत अच्छे से आप ये प्रश्न लिख सकते हैं। इसी तरह से बस देखिए, जब पूरा लोक प्रशासन हम पढ़ लेंगे तो क्यों नहीं आएंगे 300 में से 200 नंबर। बस इस तरीके से पढ़ने की ज़रूरत है। बिहार में ऐसा कर लें, यूपी में यूपी वाले ऐसा कर लें, यूपीएससी में यूपीएससी वाले ऐसा कर लें। देखिए कहीं भी प्रश्न सिलेबस से बाहर नहीं होगा। बस सिलेबस को ढंग से पढ़ा और समझा है तो फिर बच्चों का खेल हो जाता है। क्यों 300 में से 200 नंबर नहीं आएंगे हमें बीपीएससी में? खूब आराम से आ जाएंगे। हमें तो 12 में से 6 हल करने, या तो पूरे 12 में से 12 लिखने के लिए कहा जाए तब भी हम उतना अच्छे से लिख देंगे। तो सेक्शन 1, चूंकि पेपर तो एक ही है बिहार में, तो सेक्शन 1 का फर्स्ट जो यूनिट थी उसका टेस्ट सीरीज का पहला पेपर था, और यूनिट तो बेसिक प्रेमाइसिस या मूल अवधारणा से जुड़े हुए प्रश्न और उनके आंसर की कैसे आंसर लिखें। इसमें इतना ही, आज की क्लास यहीं तक। कुछ अगर पूछना बताना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। आप लोग कुछ बोलना बताना है? जो लोग ऑनलाइन हैं कुछ पूछना बताना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। चलिए तो कुछ नहीं, धन्यवाद। आप लोग कल मीटिंग छोड़ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। अगली क्लास में मिलेंगे। जैसा पता है कि नेक्स्ट क्लास मंडे को होगी और हम लोग थिंकर की चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।